हर एक को खुशामदीद। मेरा नाम मरियम है। मैं आज ज़ुबैन फाउंडेशन की तरफ से बोल रही हूँ। आज आप आए हो इस वेबिनार में बहुत शुक्रिया। आज हम जानेंगे कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, क्या सच है? इस वेबिनार को इंतज़ाम करने में बहुत ही मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज़ेशन ने साथ में मिल के ऑर्गेनाइज़ किया है। हम उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जैसे सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन, the Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong, the Hong Kong Pediatric Society, United Christian Neither Soul Community Health Service और the Zubin Foundation का। हम उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहते हैं जिन्होंने आप तक ये वेबिनार पहुँचाया है और हमें बहुत सपोर्ट किया है इस वेबिनार को सच में आज आपके साथ लाने के लिए। आज हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज हमारे साथ हैं मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब, द चीफ इमाम ऑफ हांगकांग, डॉक्टर सबा आसिम, रिसर्च असिस्टेंट, जॉकी क्लब स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी केयर एट द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। जूम की वजह से पता नहीं क्या हो गया, मैं म्यूट हो गई थी। मैं लेकिन कह रही थी कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर एब का, प्रेसिडेंट ऑफ द हांगकांग पीडियाट्रिक सोसाइटी, और डॉक्टर सैम ली का, जो कि हैं मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर फ्रॉम द हेल्थ प्रमोशन ब्रांच ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। इस वेबिनार को हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइव। बाद में हम इस वेबिनार को सोशल मीडिया पे लगाएंगे, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो आप बाद में भी इस वेबिनार को देख पाएंगे। अब कुछ ही देर में ही हम डॉक्टर सबा से मालूमात करेंगे इन वैक्सीन्स के बारे में, और फिर हम आपको भी मौका देंगे सवाल जवाब करने का। तो हम अब लेकिन इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे दरखास्त करते हैं कि प्लीज अपना 2 मिनट यूज कीजिए इस सर्वे को भरने के लिए। ये बुलावा द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग से आया है। वो अब जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आप वैक्सीन्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो प्लीज प्लीज चैट बॉक्स में वो लिंक होगा अभी, इसी वक्त वो सर्वे को भरिए। थैंक यू। चैट बॉक्स में वो लिंक है। अब हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम अब डॉक्टर सबा को बुलाएंगे कि हमें इन वैक्सीन्स के बारे में बताइए। डॉक्टर सबा प्लीज। Good evening and welcome everyone. I am Dr. Sabah Asim, and I am thankful to CHP, Zubin Foundation, UCN, CSC, the Incorporated Trustees of Islamic Community of Hong Kong, and all other supporting organizations for organizing and supporting this event with us. And Assalamu alaikum, आप सबका शुक्रिया और आप सबको खुशामदीद कि आपने अपना वक्त निकाल कर हमें ज्वाइन किया। आज के इस इवेंट का मकसद आपको कोविड-19 वैक्सीन के बारे में मालूमात देना और आपके शक व शुबहात को दूर करना है। आउटलाइन है आज की आउटलाइन में शामिल है कि आपको कोविड वैक्सीन क्यों हासिल करनी चाहिए, आप कहां से कोविड वैक्सीन हासिल कर सकते हैं, कोविड वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और आखिर में शामिल होकर क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सेशन। आपको कोविड वैक्सीन क्यों हासिल करनी चाहिए? सबसे पहले हम कोविड-19 बीमारी के बारे में कुछ जानेंगे। कोविड-19 बीमारी दरअसल एक नए किस्म के वायरस से होती है जिसे नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। इसे नोवल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक नया वायरस है जो पहले इंसानों में नहीं पाया जाता था, जिसकी वजह से इसके खिलाफ इलाज के लिए अद्वियात और तरीके मौजूद नहीं। दूसरा, ये बहुत जल्दी एक से दूसरे को लग जाता है और बहुत तेजी से फैलता है। और तीसरा, इस वायरस की वजह इस बीमारी में बहुत सी संगीन पेचीदगियां हो सकती हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस वायरस को फैलने से कैसे रोक सकते हैं और अपने आप को इससे कैसे महफूज रख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले एक साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस वायरस से बचने के लिए और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए। लेकिन ये दोनों चीजें सिर्फ काफी नहीं हैं और ना ही ये देर पा हैं, क्योंकि जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स रिलैक्स होते हैं या आप मास्क के इस्तेमाल में एहतियात नहीं करते, आप देखते हैं कि फौरन से केसेस ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन जो हैं वो आजकल सबसे ज्यादा मौसर और देरपा तरीका है जिससे हम कोविड-19 से के फैलाव को जिससे रोका जा सकता है। और वैक्सीनेशंस कोई नई चीज नहीं है। आज से पहले बहुत सी बीमारियों को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जा चुका है। जैसे कि स्मॉल पॉक्स, आप लोग जानते हैं कि स्मॉल पॉक्स जैसी खतरनाक बीमारी से वैक्सीन की मदद से निजात हासिल हुई है हमें। और इसके अलावा हम अपने बच्चों को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखने के लिए बचपन से ही वैक्सीनेशन करवाते आ रहे हैं। तो इसीलिए वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा मौसर और महफूज तरीका है और ये देरपा भी है। वैक्सीनेशन हमारे जिस्म के कुदरती निज़ाम में दफा के साथ मिलकर हमें बीमारी होने के खदशे से बचाती हैं। और वैक्सीन से ना सिर्फ हम अपने आप को महफूज करते हैं बल्कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी महफूज कर सकते हैं। कोविड-19 वैक्सीन के जरिए इज्तिमाई कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होगा और ये वायरस में होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों को भी कम करती है। इसीलिए इस वबा को रोकने का ये बहुत अहम हथियार है और हम सब लोगों की मजमूई सेहत को महफूज करने का सबसे मौसर तरीका जो कि देरपा है। हांगकांग में इस वक्त 2 किस्म की वैक्सीन अवेलेबल हैं, साइनोवैक और बायोनटेक। ये दोनों वैक्सीन मौसर हैं और ये दोनों वैक्सीन महफूज हैं। बायोनटेक और साइनोवैक में फर्क इनके काम करने के तरीके में है। बायोनटेक में हम मैसेंजर आरएनए इंसानी खुलियों के अंदर दाखिल करते हैं। मैसेंजर आरएनए जो है इंसानी खुलियों को स्पाइक प्रोटीन बनाने का पैगाम देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म का दिफाई सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है और जब वायरस आता है एंटीबॉडीज उसके साथ लड़ती हैं, उसे खत्म करती हैं और हमें बीमारी से महफूज करती हैं। जबकि साइनोवैक में हम एक वायरस को मार कर इंसानी जिस्म में दाखिल करते हैं और मरे हुए वायरस के नमूने से हमारा दिफाई सिस्टम मुतहरिक हो जाता है और एंटीबॉडीज बनाता है और फिर ये एंटीबॉडीज हमें बीमारी से बचाती हैं। बायोटेक को हम -70 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं, जबकि साइनोवैक को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज किया जाता है। अब हम इनकी डोजेस बारे में जानते हैं। दोनों वैक्सीन की 2 डोजेस लगती हैं। साइनोवैक जो है वो 28 दिन के वक्फे से लगती है, जबकि बायोनटेक 21 दिन के वक्फे से लगती है। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और बुकिंग करवाते हैं अपनी वैक्सीन के लिए, तो दोनों डोजेस की अपॉइंटमेंट आपको एक साथ मिल जाती है। इसलिए आपको इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि आपको अलहदा से दूसरी डोज की वैक्सीन करवानी है या आपको अगर बाद में मिले ना। आप जब पहली डोज की बुकिंग करवाएंगे, आपको दोनों अपॉइंटमेंट्स एक साथ मिल जाएंगी। ये हांगकांग के अदादो शुमार हैं वैक्सीन्स के बारे में। अब तक वैक्सीन की 18% लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं, जबकि 22% लोग जो है वो दोनों डोजेस लगवा चुके हैं। अगर आप वैक्सीनेशन के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, इसके अदादो शुमार के बारे में, तो आप CHP की इस वेबसाइट पर जाकर डैशबोर्ड पर क्लिक करें तो आपको अब तक की वैक्सीनेशन के तमाम अदादो शुमार के बारे में मालूमात मिल जाएंगी। और एक अहम बात जो कि जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये वैक्सीन हलाल हैं या नहीं, तो इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि साइनोवैक वैक्सीन हलाल सर्टिफाइड है, लेकिन अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक बायोनटेक वैक्सीन को हलाल सर्टिफिकेट अभी तक हासिल नहीं हुआ। अब हम ये जानेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो वैक्सीन हासिल कर सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं अभी लगा सकते।
वैसे तो वैक्सीन हम सबके लिए, हम ज़्यादातर लोगों के लिए मौजू हैं और हम लगा सकते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग अफराद और वो अफराद जिनको के दायमी बीमारियां हैं, यानी कि क्रोनिक डिजीजेस जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियां या ऐसी और कोई बीमारी, तो उनके लिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगवाने से पहले अगर देखें, अगर उनकी मेडिकल कंडीशन स्टेबल है, मतलब ये कि वो दवाइयाँ ले रहे हैं और उनका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल है, तो वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन लगाने के लिए आप बेहतरीन वक्त कौन सा है, तो उसके लिए आप देखें कि अगर आपकी कंडीशन स्टेबल है, आपकी आपकी कंडीशंस कंट्रोल में है, तो आप जो है वो वैक्सीन लगवा लें। लेकिन अगर आप इसके बारे में आपको यकीन नहीं है, आप श्योर नहीं है, तो आप डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद वैक्सीन लगवाएं और उसकी बुकिंग करवाएं। और तीसरी अहम बात ज़रूरी है कि अगर आपकी कोई एलर्जी की हिस्ट्री है, यानी कि आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली डोज से एलर्जी हुई है, किसी भी किस्म की एलर्जी हुई है, या आपकी पहले से कोई एलर्जी की हिस्ट्री है, या अद्वियात से या किसी भी खाने से आपको 1 घंटे में बहुत ज़्यादा शदीद एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वैक्सीनेशन की बुकिंग करवानी है और वैक्सीनेशन करवानी है। इसके अलावा जो अफराद अपनी क्रॉनिक कंडीशंस के लिए जो भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मेडिसिन जारी रखनी है, वैक्सीनेशन से पहले, दौरान और बाद में भी। अब ये है कि कौन से अफराद हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते या उनके लिए वैक्सीनेशन कंट्रा इंडिकेटेड है या मना है। बायोनटेक वैक्सीन, अगर आपको बायोनटेक वैक्सीन की पहली डोज से एलर्जी हुई है किसी भी किस्म की, तो आप दूसरी डोज आपके लिए मना है। साइनोवैक वैक्सीन के लिए, अगर आपको साइनोवैक वैक्सीन की पहली डोज से एलर्जी हुई है, तो आप साइनोवैक वैक्सीन नहीं लगवा सकते। या कोई भी पहले आपने कोई भी वैक्सीन लगवाई हों जिनमें मुर्दा वायरस, जो कि मुर्दा वायरस के जरिए काम करती हूँ, और आपको इनसे एलर्जी हुई हो, तो भी साइनोवैक आपके लिए मना है। इसके अलावा अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा शदीद असाबी सूरत हाल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उसके लिए भी आप साइनोवैक नहीं लगवा सकते। अगर आपकी दायमी बीमारियां, मसलन ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारी या कोई और दायमी बीमारी अभी अंडर कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए भी आप साइनोवैक नहीं लगवा सकते। इसके अलावा हामला खवातीन के लिए और जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके लिए भी साइनोवैक वैक्सीन नहीं है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनके लिए है कि अगर आप स्टेबल कंडीशन है, आपकी बिल्कुल कंट्रोल है, तो आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। अब हम हांगकांग के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एक जायजा ले लेते हैं। सबसे पहले ये कि हांगकांग का वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। इसके अलावा हांगकांग का वैक्सीनेशन प्रोग्राम तमाम पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, मतलब कि ये वैक्सीनेशन सबके लिए अवेलेबल है। ये वैक्सीनेशन आप कहाँ से लगवा सकते हैं? कम्युनिटी वैक्सीनेशन सेंटर से लगा सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल अथॉरिटी ने जो जनरल आउट पेशेंट क्लिनिक्स मुख्तस किए हुए हैं, आप वहाँ से वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं जो कि मुख्तस हैं, आप वहाँ से लगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे बुजुर्ग अफराद के लिए केयर होम्स और नर्सिंग होम्स हैं, आप वहाँ से भी ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। कम्युनिटी वैक्सीनेशन सेंटर्स के बारे में, ये हांगकांग के तमाम 18 डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है, और ये इन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खुले रहते हैं, सोमवार से लेकर इतवार तक, और पब्लिक हॉलीडेज पे भी खुले हैं, तो आप किसी भी टाइम पे बुकिंग करवा सकते हैं और वैक्सीनेशन लगवाने जा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक ज़रूरी बात बताती चलूँ कि हर कम्युनिटी वैक्सीनेशन सेंटर पर सिर्फ एक किस्म की वैक्सीन अवेलेबल है, तो आपने जिस भी वैक्सीन का फैसला किया है, साइनोवैक या बायोनटेक, आपने देखना है कि उस कम्युनिटी वैक्सीनेशन सेंटर पर वो वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं। तो आपके करीब जिस भी कम्युनिटी सेंटर पर आपकी चॉइस की वैक्सीन अवेलेबल है, आपने अपनी बुकिंग वहाँ करवानी है।
इसके अलावा अगर आपके खानदान में कोई बुजुर्ग अफराद हैं 70 साल से ज़्यादा, तो आप उनके साथ इकट्ठी बुकिंग भी करवा सकते हैं। 2 लोग उनके साथ इकट्ठी बुकिंग करवा सकते हैं और आप इकट्ठे वैक्सीनेशन लगवाने जा सकते हैं। जैसे अगर आप कोई हेल्पर है उनके साथ या और अफराद जो उनका ख्याल रख रहे हैं, तो इकट्ठी बुकिंग करवाकर आप लोग इकट्ठी वैक्सीनेशन लगवाने जा सकते हैं। अब वैक्सीनेशन की बुकिंग आपने कैसे करवानी है? हांगकांग गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.covidvaccine.government.hongkong। ये 24 घंटे अवेलेबल है, आप यहाँ पे अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए बुकिंग करवाने के लिए, तो आप पोस्ट ऑफिसेज जा सकते हैं, या जो लोग गवर्नमेंट हाउसिंग स्टेट्स में रहते हैं उनके ग्राउंड फ्लोर पर मैनेजमेंट ऑफिसेज होते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे ऑनलाइन बुकिंग करवाने के लिए। इसके अलावा UCNCSC की हॉटलाइन है, इसका नंबर यहाँ दिया गया है 2344353259646756। ये नंबर है, आप इस पे कॉल करके इनसे मदद ले सकते हैं। ये बुकिंग करवाने में, ऑनलाइन बुकिंग करवाने में आपकी मदद करेंगे। अब जानते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान रहते हैं और जानना चाहते हैं कि वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आमतौर पे वैक्सीन बिल्कुल महफूज हैं और इनके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि ये बहुत आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर 10 लोग वैक्सीन करवाते हैं तो 8 या 9 को ये होते हैं, लेकिन ये बहुत मामूली और आर्जी होते हैं। इनमें बहुत हल्का बुखार, या जहां आपने इंजेक्शन लगाया है, आपकी इंजेक्शन की जगह पर सोजिश हो सकती है, सुर्खी हो सकती है, या आपको दर्द हो सकती है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स आम हैं और आर्जी हैं, ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत कम शाज़िन और नाज़िर ऐसे लोग हैं जिनको शदीद मनफ़ी असरात होते हैं। अ, अगर 10 लोगों ने वैक्सीन करवाई है तो 1 या उससे भी कम लोगों को ये शदीद मनफ़ी असरात होते हैं। इन शदीद मनफ़ी असरात में सबसे ज़्यादा सीवियर या शदीद जो है वो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है। ये एक किस्म का एलर्जिक रिएक्शन होता है, लेकिन इसके होने के इम्कानात बहुत शाज़िर और नाज़िर हैं और बहुत कम लोगों को ये होते हैं। इसकी अलामात में शामिल है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, आपके मुंह हाथ की सोजिश हो सकती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, या आपकी तमाम जिस्म पर रैश हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं या कमजोरी फील हो सकती है। लेकिन ये सीवियर या शदीद साइड इफेक्ट्स, एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादातर आपको 15 मिनट से लेकर 1 घंटे में हो जाता है। इसलिए जो लोग भी वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन के बाद 15 से 30 मिनट के लिए उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, ताकि देखा जा सके कि उन्हें इनमें से कोई शदीद एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हुआ, और ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद फिर उन्हें घर भेजा जाता है। इसलिए इसके बारे में परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया हुआ है, जो कि तमाम किस्म के मनफी असरात को मॉनिटर कर रहा है। अगर घर जाने के बाद भी आपको किसी भी किस्म के मनफी असरात या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं और फिर वो डॉक्टर जो है वो इन साइड इफ़ेक्ट्स को रिपोर्ट करेगा, और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के पास इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स का एक रिपोर्टिंग सिस्टम है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि मॉनिटर करता है कि कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और उनमें से कितने लोगों को जो हैं वो शदीद मनफी असरात हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइनोवैक वैक्सीन की जो हैं वो 7,50,000 से ज़्यादा डोजेस लग चुकी हैं, लेकिन उनमें से 1% से भी कम लोगों को, यानी कि सिर्फ 0.2% को ये मनफी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। और इसी तरह बायोनटेक की भी 7,33,000 डोजेस लग चुकी हैं और बहुत कम लोगों को 1% से भी कम लोगों को ये शदीद साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि इन वैक्सीन्स के मनफी असरात बहुत कम हैं। अगर आपको वैक्सीन्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो
डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने ये वेबसाइट बनाई है। इसमें आप इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन में जाकर क्लिक कर कर तमाम किस्म की वैक्सीनेशन के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये इनका वेब पेज है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस आ जाएंगी, आप इनको देख सकते हैं। और अगर आपके कोई भी शक व शुबहात हैं या आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इससे आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं इन वेबसाइट से। हमारे वो बहन भाई जो उर्दू में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं और उर्दू में डिटेल में जानना चाहते हैं, उनके लिए उर्दू में पम्फलेट्स अवेलेबल हैं। आप वेबसाइट पर जाकर ये वहाँ पर पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इनके बारे में डिटेल मालूमात मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारी हामला खवातीन और वो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो अक्सर ये जानना चाहती हैं कि क्या वो कोविड वैक्सीन लगवा सकती हैं। तो मैं उनको बताती चलूँ कि उनके बारे में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वो यहाँ जाके इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकती हैं। मैं भी आपको बताती चलूँ कि साइनोवैक वैक्सीन हामला और दूध पीती और वो खवातीन जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके लिए नहीं है, वो साइनोवैक वैक्सीन नहीं लगवा सकती। जबकि बायोनटेक वैक्सीन जो हामुला खवातीन है वो अपनी डॉक्टर से मशवरा करने के बाद तमाम साइड इफ़ेक्ट्स और चीज़ें जानने के बाद वो बायोनटेक वैक्सीन हमल में लगाने का फैसला कर सकती हैं। और जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो बायोनटेक वैक्सीन लगवा सकती हैं। अगर आप कोविड-19 वैक्सीन्स के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस CHP के फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी है और बहुत सी थीमेटिक वेबसाइट्स भी आपके लिए अवेलेबल है। आप यहाँ जाकर वैक्सीनेशन के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये सब एथनिक माइनॉरिटीज हैं जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन हासिल कर ली हुई है और हमारे लिए मोटिवेशन है। आप सब लोग भी अपनी वैक्सीनेशन की बुकिंग करवाएं और अपने आप को भी इस बीमारी से महफूज रखें और इसके फैलने को कम करने में मददगार साबित हों। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबा का, बहुत ही ज़्यादा मालूमात थी। मुझे यकीन है कि आज हमने इस वेबिनार से बहुत कुछ सीखा है। सवाल जवाब करने से पहले अब हम मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब को बुलाएंगे कि हम सबसे कुछ अल्फाज कहें। मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब प्लीज। मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। अब आवाज आ रही? जी जी जी। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। आप सब हजरात का शुक्रिया, बिलखुसूस हेल्थ डिपार्टमेंट का, डॉक्टर पैटिक का और ऑल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली जुबिन फाउंडेशन, इन सब का कि जिन्होंने मिलकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल किया, अपनी तमाम तर कोशिशों को इस्तेमाल किया। और हम मस्जिद के प्लेटफॉर्म से गाहे बगाहे ये लोगों को कहते रहते हैं कि वैक्सीन लगवाएं और जो हिफाजती इंतजामात हैं सबको बरूए कार लाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के प्लेटफॉर्म से भी, और मैंने खुद अपने 2 डोजेज होते हैं, मेरी फैमिली ने, मैंने, मेरे बच्चों ने, सब ने ये वैक्सीन लगवा ली है। और ये वैक्सीन के हवाले से जो अवेयरनेस का ये प्रोग्राम है ये यकीनन मुफीद भी है। और मैं इसके ऑर्गेनाइज करने पर ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और अपने तमाम जानने वालों को, एथनिक माइनॉरिटीज के हों या चाइनीज ब्रदर सिस्टर हों, मैं उन सब को कहूँगा कि इससे हम फायदा उठाएं। इसलिए कि बीमारी किसी एक कौम की, बीमारी किसी एक कम्युनिटी की दुश्मन नहीं। जब बीमारी फैलती है, वबा फैलती है, तो ये सबको इम्पैक्ट, सबको इफेक्ट करती है। तो क्यों ना हम सब मिलके एक हो जाएं और इस बीमारी के खिलाफ जितनी हुकूमत की तरफ से
हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, हम उसको अवेल करें। तो मैं इस पर तमाम अपने दोस्तों को यही कहूँगा कि जो उनके सवालात हैं, उन सवालात को इन डॉक्टर साहबान से पूछें और अपने लिए रहनुमाई भी लें और अपने तमाम दोस्त अहबाब को इस आगाही मुहिम में बराबर का हिस्सेदार बनाएं और हर तरह की ताउन करें। असल में ये अपने साथ ताउन नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के साथ ताउन है। अगर मैं वैक्सीन लगवाता हूं तो इससे सिर्फ मुझ पर इसका असर नहीं होगा, बल्कि मैं बहुत सौ को इस बीमारी से दिफा और बीमारी से बचाव के लिए कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मेरी तमाम बिलखुसूस डॉक्टर साहबान से जो अपनी जानों को, अपनी सेहत को दाव पे लगा के खिदमत कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनके लिए दुआ गो हूं। और मैं अपने अवाम से, मुसलमानों से और बाकियों से, एथनिक माइनॉरिटी वालों से, सबसे ये कहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल करें और इस बीमारी के खिलाफ हम सब एक हो जाएं और एक होकर इस बीमारी के खिलाफ मजबूत दिफा बन जाएं। चुनांचे ये हम खुशकिस्मत लोगों में से हैं हांगकांग के अंदर, जहां मुफ्त सहूलत मुयस्सर है, जहां हर तरह के वैक्सीनेशन, हर तरह का टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट है। और मैं इस पर हेल्थ डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने तमाम रिहायशी लोगों को ये सहूलत फराहम की। और मैं अपने लोगों से कहूँगा कि वो इससे भरपूर फायदा उठाएं और इन ऑर्गेनाइज करने वालों को, जो इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया और सोशल मीडिया के जरिए इसको पब्लिश किया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इसको इंट्रोड्यूस किया, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हम सब को इस बीमारी से निजात नसीब फरमाए और पूरी दुनिया को इस वबा से महफूज फरमाए। और एक दफा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे दावत दी, और मैं ये यकीन दहानी भी कराता हूँ कि आइंदा कोई भी खिदमत, कोई भी काम हो, इस हवाले से हम हाजिर हैं। इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी भी हाजिर है और हम सब मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा और पूरा हांगकांग सेफ और हेल्थी सोसाइटी की हैसियत से दुनिया में मारूफ होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब का। अब हम सवाल जवाब करेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, प्लीज आप उस रेज हैंड बटन को दबाइए। वहाँ एक रेज हैंड, हाथ उठाने वाला एक बटन होगा, उसको दबाइए और फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। Please, Sam, you can ask question. Sam, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब से कि जो लोग वॉर्फिन टैबलेट ले रहे हैं, जैसे वॉर्फिन एक ब्लड थिनर है, तो वो ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं? ओके, डॉक्टर सैम प्लीज सप्लीमेंट। डॉक्टर सैम आपके सवाल का जवाब देंगे। she is asking that those who are taking anticoagulants like warfarin, can they be vaccinated? Yes, in general, if you have because if you're taking warfarin or any other antiplatelet medication, it means that you have a slightly higher bleeding risk. But generally, even under such situation, after vaccination, all you need to do is to press it for a slightly longer period of time. So usually you can receive the vaccine. But of course, we usually recommend you talk with your own doctor first, because you may need to come up with the best timing of a vaccination if you are under such medications. Dr. Yip, do you have any? Yes, Sam, you're so correct. After actually the injection of the vaccine, you can just press the wound for around 5 to 10 minutes. Should be good enough. Nothing to worry. जी,
डॉक्टर सैम और डॉक्टर पैट्रिक कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन लगवा सकती हैं, इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपने इंजेक्शन के बाद ये रिस्क होता है, बहुत कम रिस्क है कि ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो, लेकिन अगर आप उसको ज़ोर से अपनी इंजेक्शन साइट को दबा के रखेंगी तो आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, और इसके अलावा आपको इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप वैक्सीनेशन लगवा सकती हैं। तो अगर हम वैक्सीनेशन सेंटर में गए तो हमें उन्हें इन्फॉर्म करना है कि हम वॉर्फिन ले रहे हैं, वो उनके लिए अगर हमको इन्फॉर्म करना है भाई अच्छा है हमारे लिए उनको इन्फॉर्म करना। Okay, Dr. Sam, she is asking that she need to inform the community center health workers before going for vaccination or when she is at the vaccination center. I think it's always a good practice to tell the staff. I think even from my own experience, all the staff are very helpful. But again, because the injection is usually done by a nurse and a trained professional, so it's a good practice to tell him or her as well. But again, if you are very unsure, because many a time the individualized assessment, you really need to talk with your own doctors. So I would recommend that you talk with your own clinician first, and then also when you go to the center, it's also a good practice to tell them. But again, if you're only on anticoagulants and you've been on it for a long time, you know that there is something that you need to take care and beware, then it is not a big problem. Thank you very much. डॉक्टर साम कह रहे हैं कि आप अच्छा है कि आप उन्हें बताएं, बेहतर है, और अगर आप अनश्योर हैं तो आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा कर लें कि वैक्सीनेशन की टाइमिंग के बारे में, ये आपके लिए बेहतर है। Thank you very much. Okay, Mr. Raza, आप सवाल पूछ सकते हैं। Yeah, hi. I just want to know if someone has chronic asthma, would you advise him or her to abstain from taking the vaccination, or it doesn't really matter? Okay. Chronic asthma, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी बताया कि क्रॉनिक एस्मा और इससे रिलेटेड जितनी भी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस हैं, अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं और आपकी कंडीशन स्टेबल है, एक्यूट नहीं है, मतलब आपको कोई भी एक्यूट अटैक नहीं है और आप स्टेबल हैं, अपनी मेडिसिन पे आपका एस्मा कंट्रोल है, तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। And further, we can consult Dr. Sam if you can add something. I think you're definitely right. If you have a chronic condition such as asthma, diabetes, hypertension, again, if you are stable, you should actually get vaccinated to get protected from COVID-19. Okay, thank you. Miss Sam, आप सवाल पूछ सकती हैं। You can ask the question now. जी, मेरा एक सवाल था, ये म्यूटेंट वेरिएंट जो ये नया टाइप ऑफ वायरस फैल रहा है, क्या ये जो हमारी वैक्सीन है वो हमें उससे प्रोटेक्ट कर सकती है? और उसका दूसरा भी एक्सटेंशन है कि जब हम वैक्सीन लगाते हैं उसका इम्यूनिटी कितने टाइम तक रहती है? क्या अगर नेक्स्ट ईयर तक वायरस स्टिल रहा हमारी कम्युनिटी में, क्या हमें वैक्सीन फिर से लगाना पड़ेगा? थैंक यू। Okay. Yes, Dr. Sam, will you please supplement? The question is that is the vaccine effective against the new COVID-19 mutant variants, and how long it will remain effective? Do he need to take the vaccine again next year? So actually, the threat of mutant strains around the world is exactly the reason why we need to get vaccinated. We already have good evidence that the vaccines, the BioNTech vaccine already has a very good evidence of combating at least some of the mutant strains. And I think we will have more evidence coming up for other types of vaccine as well. So to fight mutant strains around the world, vaccine is a very effective way because it reduces the chance of severe diseases as well. Theoretically, it also reduces the chance of transmission and mutation. So yes, if we are afraid of
mutant strain, then we definitely should get vaccinated. But because of COVID vaccine is quite a new entity, so we're still understanding a lot of aspect of it. For example, how long exactly the immunity will last. So no one can tell us how long it will last. But right now the recommendation is 2 doses of vaccines. And I'm pretty sure we will know with more clinical evidence that we will know when exactly we need the booster. Okay. जैसा कि आपको वैक्सीनेशन प्रेजेंटेशन में भी मैंने बताया था कि कोविड-19 वैक्सीनेशन ना सिर्फ हमें वैक्सीन फैलने से रोकने में मदद देती है, बल्कि ये जो वायरस अपनी मुख्तलिफ शक्ल बदल के मुख्तलिफ नई इकसाम में आ रहा है, ये इसको कम करने में भी मदद देती है। तो यही रीज़न है कि हमें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए ताकि ये जो इतने म्यूटेंट स्ट्रेन्स नमूदार हो रहे हैं, इनमें कमी वाक़या हो। और वैक्सीन से आपको आप शदीद किस्म की जो बीमारी है, इससे आप वैक्सीन से महफूज रह सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि ये इसकी इम्यूनिटी है, ये कितने अरसे तक कायम रहेगी, तो डॉक्टर सैम का कहना है कि क्योंकि ये वैक्सीन नहीं है और इस पे रिसर्च जारी है, सो कोई भी श्योरिटी से नहीं कह सकता कि कब तक ये कितने अरसे तक इसकी इम्यूनिटी रहती है। जैसे जैसे तहकीक होती जाएगी हमारे पास और इंफॉर्मेशन आती जाएगी और फिर हम यकीन से कह सकेंगे कि कब तक कितने अरसे तक इसकी इम्यूनिटी है और क्या हमें दोबारा वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है या नहीं। जी थैंक यू। मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ? ठीक है। जी, मेरा एक और सवाल था कि अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसके बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? फॉर एग्जांपल क्या हमें कुछ लाइक एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? क्या कोई पर्टिकुलर डाइट है जो हमें फॉलो करना है? ओके, हम लाइक वैक्सीन लगाने के बाद हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए अपने हेल्थ को, जो हम मेंटेन कर सके और कोई इश्यू ना हो? Okay, Dr. Patrick, please supplement. He is asking that do he need to do something extra for any extra precautionary measures after vaccination, or something like exercise or to boost his health he needs to do after vaccination, getting vaccination? It all depends on your physical condition right at the moment of the vaccination. And in Hong Kong, we have 2 types of vaccination, right? One is the BioNTech, which is an mRNA vaccine. And another one is the Corona vaccine, which is a more conventional inactivated vaccine. So both of the vaccines do have some minor and common side effects, like getting a bit tired, or maybe even with some pain over the wound after the injection. And in particular, the report of tiredness and then the pain seem to be a little bit more common after the BioNTech vaccination, in particular after the 2nd dose. So in general, our recommendation is that you better take some rest, or maybe take a day of spending time together with your family rather than going to work on the day after the vaccination. So that would be something that is minor and a good precaution. Thank you. Hello. May I ask a question? Okay. डॉक्टर पैट्रिक, थैंक यू। डॉक्टर पैट्रिक कह रहे हैं कि जैसा कि वैक्सीन्स के मामूली साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपको थकावट हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप वैक्सीन के 1 दिन बाद जो है वो रेस्ट लें, एक्सरसाइज ना करें, उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। Mr. Hafiz, आप question पूछ सकते हैं। Yeah, my question is, I'm a colleague of Mr. Hafiz Hassan. My question is, like, my wife and my son, okay, we both were in India before, and while they were there, right, they had a COVID positive for my wife, and my son came here 5 months back, and he was also have COVID positive, and then later on, okay, we are back here. Now we are all negative, no problems. But we are going to do the vaccination here.
okay? But my son is already done one vaccinated, and then they said, you are already a positive case, so you have done one is good enough. You don't have to do the second vaccine for him. He is 27 years old, and we are something like 56 years old, both of us, and we're going to do the vaccination. My wife having a difficulty of, the hypertension and also the diabetic patient. So will be any issue if she apply both the vaccination? Dr. Patrick, please, if you can supplement. Yes. For all those subjects who have got your COVID-19 infection before, our recommendation is that you only need to receive one dose of COVID-19 vaccination, no matter you're talking about BioNTech or CoronaVac. Now, if you have got a COVID-19 infection positive, our current practice in Hong Kong is that counting from the day you are being discharged from the hospital, then if you are going to receive the BioNTech, then you wait for 3 months before you receive another single dose of BioNTech vaccination. But they have issued a certificate saying that not to do the second vaccination for my son. It's not necessary. That's correct. Yes, that's correct. Yes, because after the COVID-19 infection, your immunity has already been stimulated and you got the antibodies. So only one dose of COVID-19 vaccination will be good enough. So the one is good enough for him. iPhone 668, you can ask question now. आप सवाल कर सकती हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहीन है और मैं ऑलरेडी है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है मुझे ना, तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ ना. जी हेलो जी पूछें. अच्छा, वैसे मेरी वेरिकोज वेन लेफ्ट लेग जो है काफी अरसा से इसमें वेन जो है वो ब्लॉक है ना, तो उसके लिए मैं डेफ्लॉन खा रही हूँ. तो दूसरा ये कि उसके अलावा मुझे 1 साल से बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, उसके लिए भी मुझे अलग से डॉक्टर ने मेडिसिन दी हुई है, वो भी ले रही हूँ लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही. तो ऐसा ही बहुत सारी मेडिसिन मेरी चल रही हैं. उसके अलावा मुझे अभी 6 माह से ना फूड एलर्जी हो गई है. जितनी भी हाई प्रोटीन है मैं उसमें चिकन, एग, मीट, एनी काइंड ऑफ स्वीट और एनी काइंड ऑफ नट्स उसमें आ जाते हैं. अगर मैं जरा सा भी खा लेती हूँ तो मुझे पूरे बॉडी पे एलर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि कंट्रोल ही नहीं होती है. तो मैं 6 मंथ से फूड एलर्जी की मेडिसिन भी खा रही हूँ, तो मुझे चक्कर भी बहुत ज्यादा आते हैं. तो मैं इसीलिए ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या फिर ये मेरे लिए, मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, तो क्या मेरे लिए ये वाली वैक्सीन फिर सूट करती है कि नहीं? जी शुक्रिया. हम डॉक्टर सैम से आपके सवाल का जवाब लेते हैं. Dr. Sam, please supplement. She is saying that she has multiple morbidities like varicose vein, and she has been allergic to different kinds of food, including protein and chicken, and all these type of foods. And she has been taking medicine for these allergies and also varicose vein. So, if she can take the COVID-19 vaccines or not. So in terms of varicose vein, the condition itself is not related to, it doesn't affect you getting vaccinated. If you are very worried about the allergy, you can talk with your doctor and if necessary, he or she will refer you to a specialist to assess. But most of the time, if your allergy is not very severe, if it's especially if you're only having some localized allergy, for example, you may be allergic to dust or etc., then or even if you have allergic rhinitis, etc., it doesn't really affect you from getting vaccinated. Dr. She's allergic to food, like food products like protein and chicken. Because the food that you mentioned is not really inside the vaccine, so it's not really a big concern most of the time. But again, because we are having more data about the allergy reaction for BioNTech vaccine, again, I think you need to talk with your own clinician.
प्लीज आप उर्दू में एक्सप्लेन करें। जी जी, मैं उर्दू में आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। वेरिकोस वेन्स के लिए इसके लिए आपका कोई मसला नहीं है, आप वैक्सीन लगवा सकती हैं। ये वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। लेकिन आपकी जो एलर्जी का प्रॉब्लम है, अगर आप ये समझती हैं कि ये ज़्यादा शदीद है और आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो आप जिस डॉक्टर से मेडिसिन ले रही हैं आप उनसे कंसल्ट करें और वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि अभी आपकी एलर्जी एक्टिव है या आप वैक्सीन ले सकती हैं या नहीं ले सकती। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप डॉक्टर से मशवरा करें और उनसे पूछें कि वैक्सीन आपके लिए ठीक है या नहीं और किस टाइम, कौन सा टाइम बेहतरीन है जिस पे आप वैक्सीन ले सकती हैं। जी ओके ओके, शुक्रिया। Hello, I am Abdul Fattah. Sorry Hafiz, अब हम सोबिया को मौका देंगे सवाल पूछने का। Sobiya, you can ask question now. Abdul Fattah. Hello, Assalamu alaikum. Actually, I want to ask because I am asthma patient and I also have a cardiac arrhythmia, just like high heartbeat, like the heartbeat become too fast. And then I want to ask if I have this kind of problems, can I have like a COVID vaccination or no? ओके, क्रोनिक कंडीशंस जो भी हैं अगर वो स्टेबल हैं तो आप वैक्सीन ले सकती हैं और बल्कि ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि दायमी बीमारियां या क्रोनिक कंडीशंस जिन पेशेंट्स के लिए हैं उनके लिए ज़्यादा खतरा होता है कि उन्हें शदीद बीमारी हो सकती है कोविड-19 की। इसलिए आपके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप वैक्सीन लें। लेकिन अगर आप स्टेबल हैं तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, आप स्टेबल हैं तो आप वैक्सीन ले सकती हैं। और हम डॉक्टर सैम से भी सप्लीमेंट पूछ लेते हैं। डॉक्टर सैम, प्लीज सप्लीमेंट, जस्ट आस्किंग लाइक शी हैज इंक्रीज हार्ट बीट एंड chronic asthma, she can have vaccination or not. Chronic asthma, again, we talked about that already. So if it's, especially if it's well controlled, then you should get vaccinated to get protected. And if you have a heartbeat problem, I guess you're talking about palpitation, etc. If you're not on any medication and this condition is stable and not very severe, there's no reason to not to get vaccinated in such cases. Thank you. Mariam, you can ask question now. Hello, my name is Mariam, and I want to ask my mom. She has a hypertension, and she take amlodipine 10 mg for her hypertension, and she also have angina pectoris, and 50% of her heart valve is blocked. For that, she take the isorbide monotrate for her angina pectoris. So is she safe for taking the injection? If she has been taking the medication for a long time, it means that she's not undergoing the treatment adjustment. That means that the condition is relatively stable, and there is no reason to get too worried. But for her cardiovascular disease, it's getting serious from the past records. So is it okay for her to take the COVID-19 vaccine? I think so. Hypertension, you can take a look at how well the blood pressure is being controlled, but if you are really worried about the heart condition, then you really probably should talk with the consulting doctor, because only he or she will know the best the overall clinical picture of your mother. Oh, okay. Thank you. Mr. Asif Rahman, you can ask question now. Hi, thank you for the sharing. My question, actually, I posted in the chat. If somebody could read it. I know this is unfounded, but it's good if we can get the official version on my concern. Not my concern, but I'm posting this on behalf of the ethnic minority. The question I can summarize, there is a rumor going on among the ethnic minorities that if you get yourself vaccinated with BioNTech, you can't travel to the mainland, and vice versa, because they don't recognize the vaccination. Is that so, or if the story is otherwise? Thank you.
I think we are talking about the vaccine visa or entry restriction according to what kind of vaccine that you've taken. I'll give you an example. For Hong Kong, we already adjust the quarantine requirements according to vaccination history. And if you have the vaccine overseas, we already have a list of recognized vaccine. So you can take a look at that and see that not only the two types of vaccine in Hong Kong that are recognized, we also recognize other types of vaccine. There is no reason that obtaining BioNTech meaning that you can't enter mainland China. So the key point is really whether mainland China right now or in the future will recognize BioNTech as one of the effective vaccines, such that when you enter them, the area, your quarantine requirement can be relaxed. The fact is, BioNTech vaccine is already recognized on the World Health Organization list of emergency use. So it's a widely recognized vaccine. But of course, whether mainland China will decide not recognizing BioNTech vaccine, I think we are still too early to say that, because right now the world is still discussing whether vaccination can truly alleviate all the quarantine requirements. And vaccine visa itself is a very contested issue right now. And so that's why sometimes I would say, tell my friends maybe you should take a look at what kind of vaccines are being currently provided in the area. Then it may be one of the factors that you consider when which type of vaccine you want to get vaccinated. I hope that helps. Thank you, Doctor. Sobia, you can ask question now. Actually, I want to ask because my mother have diabetes, and then her diabetes mostly very high, more than 20 and 25. Is she fine to take the vaccination? And then I also want to ask about my father. He have most of the time the blood pressure is very high. So are they both okay to take the vaccination or no? Doctor, you can supplement. I think for diabetes, one of the ways we can look is the hemoglobin A1C. If it is well below 7, then it is and also undergoing a very stable kind of treatment, meaning that you are not adjusting the dosage of your medicine or your insulin, then you are okay. But if you're really worried about the reading, especially the HbA1c, then you probably should get controlled first. And the same would go for hypertension. For hypertension, not only do we look into the blood pressure, but we also look whether there is any other types of complication of hypertension. So it really is an overall clinical judgment. Dr. Yip, would you like to supplement? Yeah, sure. Just remind you, diabetes itself actually is a risk factor for getting the infection complications of COVID-19. So in general, if you are a diabetic patient, whenever it's stable, try to receive the COVID-19 vaccination as early as possible. But Sam is correct, because in our previous evidence, for those poorly controlled diabetic patients, we are not really certain about whether the metabolic condition is good enough to receive the vaccination at that moment. So if you got a high blood glucose, no matter you are using your own monitor or the blood check, remember to bring your result back to your own endocrinologist or doctors to consult for their opinion. In general, our advice is that you try to stabilize your blood sugar level control first, which is not too difficult most of the time. You just optimize it before you receive the COVID-19 vaccination. And for the hypertension, Dr. Lee has already raised the key recommendation. Try to optimize the blood pressure control to a reasonable level, and then you can receive the vaccination. Okay, thank you. Thank you, Doctor. We have Zara. Zara, do you want to ask a question? Zara, आपने सवाल पूछना है? Yes. I want to know that if it's okay for kids to like they can apply for vaccination or not, like when they are like young, like 5 years old.
Right now, the recommended age limit for BioNTech is 16 and Sinovac is 18. But I think we very soon we will lower the we will consider lowering the age limit because there are more and more evidence coming from overseas. But mostly we're talking about adolescents. So if you're talking about 5 years old, then I think right now the evidence is still very limited. And I think Dr. Ip will give you more information. Yeah, myself is a pediatrician, so we're looking after children. For those actually below 16 years old, we don't have any standard vaccine available for those adolescents or children for the time being. But Sam is so correct because in United States, in Canada, and also in certain parts of Asia, like mainland China, actually they are now starting to give vaccination for those younger age group, which is talking about between 12 to 16 years old. And in Hong Kong, for anyone who are interested, actually our department in the Hong Kong University, we are conducting a children's vaccination study right now. For those subjects or children between 11 to 16 years old, you are welcome to contact the Hong Kong U team or you search the information online and we could arrange either the CoronaVac vaccine or the BioNTech vaccine for you as a research study. And so far, the data on children are very promising, because the effectiveness seems to be very high, almost 100% protection, and then the side effects are minimal. But in your case, for the 5 years old, we don't have too much concrete data for the time being, but seemingly in United States and also in some parts of China, some prelim data also show that younger age group up to 5 years old could still receive vaccination in the future. So that's something we are looking forward to. Probably would not happen in Hong Kong in the coming few months. But I agree with Sam. It is very likely that after the summer holiday, there may be a chance that those between 12 to 15 years old may start to receive vaccination as well. Thank you, Doctor. How about we burst a few myths that circulating for quite some time now. For example, someone asked, will I then can't get pregnant if I get the vaccination? Yes, Sam. Right now, the recommendation is that for pregnant lady, or if you are planning to get pregnant, you really need to balance the risk of getting infected with COVID-19 and the risk of vaccine. So right now, the current recommendation in Hong Kong is that it is individualized and you need to talk with your own obstetrician. And that would be the case for BioNTech vaccine. Currently, the CoronaVac vaccine is not recommended for pregnant lady. But again, as we have more and more evidence, this will evolve as well. Thank you. And one last, I'm a very healthy person. Will I then become handicapped if I take the vaccine? Could you clarify what do you mean by getting handicapped? Like disabled or no longer becoming healthy? Again, I think what we are trying to say now is, for example, I also got the vaccine already. I truly believe that in science, and as we have more evidence about the efficacy of vaccine, and the fact is that the common side effects are very mild and usually transient and temporary. And it really reduces my chance of getting the disease, which is also debilitating as well. So there is no reason to be afraid of getting not healthy after the vaccination. I hope it makes sense. Yes, it does. Thank you. Do we have any other questions? कोई और सवाल पूछने हैं? अगर नहीं तो हम फिर से बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं
आप सबका इस वेबिनार में आने के लिए। मुझे यकीन है कि हमने आज बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जाने से पहले हम फिर से दरख्वास्त करते हैं कि आप इस सर्वे को फिल इन कीजिए। ये बुलावा द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग से आया है। ये आपका जानना चाहते हैं कि आप वैक्सीन के बारे में क्या सोचते हैं, तो इसलिए प्लीज वो लिंक आप चैट बॉक्स में ढूंढ सकते हैं। प्लीज अपना छोटा सा थोड़ा सा वक्त निकालिए और इस सर्वे को फिल इन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये शानदार शाम गुजारने के लिए। डॉक्टर सबा को भी, डॉक्टर पैट्रिक और डॉक्टर सैम को भी बहुत शुक्रिया। एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग एवरीवन। Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz. Bye-bye. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessings be upon everyone. Thank you. Thank you. Thank you.